हेलो स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स में हम कर रहे हैं सकल कुल आय में से कटौतियाँ। इसी क्रम में आज हम जिस कटौती को डिस्कस कर रहे हैं वो है धारा 80 RRB के अंतर्गत पेटेंट की रॉयल्टी के संबंध में कटौती। देखिए, यदि किसी करदाता की सकल कुल आय में पेटेंट की रॉयल्टी की आय भी सम्मिलित है तो उसे आयकर अधिनियम के अंतर्गत धारा 80 RRB में कटौती स्वीकृत की जाएगी। ऐसी आय का 100% या 3 लाख रुपए, जो भी दोनों में से कम हो, परंतु उसके लिए करदाता को कुछ शर्तें पूरी करना आवश्यक है। जैसे ये छूट केवल और केवल इंडिविजुअल असेसी को ही मिलेगी जो भारत में निवासी है, यानी कि व्यष्टि करदाता को ही ये छूट स्वीकृत की जाती है। करदाता किसी पेटेंट का स्वामी होना चाहिए। स्वामी से तात्पर्य क्या है कि जो किसी आविष्कार का प्रथम और वास्तविक आविष्कारक हो, जिसका नाम पेटेंट अधिनियम 1970 के अनुसार पेटेंट रजिस्टर में पेटेंट के स्वामी के रूप में दर्ज है। साथ ही साथ पेटेंट का जो पंजीकरण है वो पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2003 को या उसके बाद हुआ हो। अगर करदाता इन शर्तों की पूर्ति करता है तो उसे 80 RRB के अंतर्गत पेटेंट की रॉयल्टी के संबंध में कटौती स्वीकृत की जाती है। इसके अंतर्गत यदि करदाता ने विदेश में यह आय अर्जित की है तो इस धारा की कटौती लेने के लिए ये आवश्यक है कि करदाता या उसकी ओर से अन्य कोई व्यक्ति ऐसी आय को गत वर्ष की समाप्ति के बाद 6 माह के भीतर अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा, यदि इस अवधि को बढ़ाया जाता है, उसके अंदर अंदर परिवर्तनशील विदेशी मुद्रा में भारत में लेकर आए। अगर ऐसा वो करता है तो उसे ये कटौती भारत में स्वीकृत कर दी जाएगी। अब हम पढ़ेंगे धारा 80TTA के अंतर्गत बचत खातों में जमा राशि पर ब्याज के संबंध में कटौती। देखिए, आयकर अधिनियम के अंतर्गत धारा 80TTA के अंतर्गत यदि किसी व्यष्टि अथवा हिंदू अविभाजित परिवार करदाता द्वारा सकल कुल आय में बचत खातों में जमा राशि पर रेकरिंग इनकम नहीं होनी चाहिए। बचत खाते में सेविंग अकाउंट डिपॉजिट पर यदि कोई ब्याज के रूप में आय शामिल है तो उसे इस धारा के रूप में कटौती स्वीकृत की जाएगी। कटौती की जो राशि होगी वो संपूर्ण राशि या 10,000, जो भी दोनों में से कम होगा उसकी कटौती स्वीकृत की जाएगी, बशर्ते करदाता कुछ शर्तों को पूरी करता हो। जैसे कि बचत खाता जो है वो एक बैंक में होना चाहिए, बैंकिंग व्यवसाय में लगी हुई कोई सहकारी समिति में होना चाहिए या पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए। रेकरिंग से तात्पर्य, जो मैंने भी कहा कि सावधि जमा नहीं होना चाहिए, उससे तात्पर्य क्या है? जिसका पुनर्भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद ही किया जाता है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो कटौती है वो इंडिविजुअल और HUF दोनों असेसी को स्वीकृत की जाती है। अगली कटौती हम देखेंगे 80TTB की कटौती। धारा 80TTB वरिष्ठ नागरिकों को जमाओं पर ब्याज के संबंध में कटौती। देखिए, यदि किसी वरिष्ठ नागरिक करदाता की सकल कुल आय में यदि जो भी उसके पास जमाओ ब्याज के रूप में कोई आय शामिल है तो उसे धारा 80TTB के अंतर्गत ब्याज की संपूर्ण राशि या 50,000 रुपये, जो भी दोनों में से कम हो, उसकी कटौती स्वीकृत की जाएगी, बशर्ते कि जो उसका अकाउंट है, जो उसका पैसा जमा है, वो एक बैंकिंग कंपनी या बैंक नियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड है उसमें हुआ हो, डाकघर में हुआ हो या बैंकिंग व्यवसाय में लगी हुई कोई सहकारी समिति जिसमें सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक भी शामिल है, उसमें जमा हो। वरिष्ठ नागरिक से यहाँ तात्पर्य क्या है कि गत वर्ष में किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक आयु करदाता ने यदि प्राप्त की है तो वह वरिष्ठ नागरिक कहलाएगा। तो यहाँ इस धारा के उद्देश्य के लिए वरिष्ठ नागरिक से तात्पर्य भारत में निवासी
ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित गत वर्ष में किसी भी समय 60 वर्ष या उससे अधिक का आयु का रहा हो। अब हम देखेंगे असमर्थता से पीड़ित व्यक्ति को कटौती। धारा 80 यू के अंतर्गत, सेक्शन 80 यू के अंतर्गत ये कटौती करदाता को स्वीकृत की जाती है। देखिए, यदि ऐसे व्यष्टि करदाता की कुल आय की गणना अगर हम कर रहे हैं जो कि असमर्थ है, जो भारत में निवासी है तथा जिसे चिकित्सा अधिकारी ने गत वर्ष में किसी भी समय असमर्थता से पीड़ित होने का प्रमाण पत्र दे दिया है, तो इस धारा के तहत 75,000 रुपये की कटौती स्वीकृत की जाएगी। और यदि मान लीजिए व्यक्ति जो कि इस कटौती के अंतर्गत आता है उसकी असमर्थता में वो गंभीर रूप से पीड़ित है, तो उसे 1,25,000 रुपये की कटौती स्वीकृत की जाएगी। अब यहाँ हम देखेंगे कि गंभीर रूप से पीड़ित से क्या तात्पर्य है। देखिए, असमर्थता से आशय पहले हम समझें, फिर गंभीर रूप से असमर्थ व्यक्ति के बारे में जानेंगे। असमर्थता से आशय ऐसे करदाता से है जिसे अंधापन, पोलियो, मानसिक पिछड़ापन, मानसिक बीमारी, श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति में कोई कमी है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, इस तरह की यदि वो बीमारियों से के कारण 40% या इससे अधिक जो भी स्तर निर्धारित है असमर्थ है, तो उसे 75,000 रुपये तक की कटौती स्वीकृत की जाएगी। परंतु यदि कोई व्यक्ति इन बीमारियों से 80% या उससे अधिक असमर्थ है, तो उसे गंभीर रूप से असमर्थ माना जाएगा और 1,25,000 रुपये की कटौती धारा 80 यू के अंतर्गत उसे स्वीकृत की जाएगी। तो जिस कर निर्धारण वर्ष में असेसी इस कटौती की मांग करता है, उस वर्ष की आय के नक्शे के साथ करदाता को इस आशय के लिए चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की एक कॉपी भी संलग्न करनी होगी। और इस प्रमाण पत्र में दी गई अवधि के समाप्त होने के बाद करदाता को पुनः ऐसा प्रमाण पत्र जारी करवाना होगा और अपनी आयकर रिटर्न के साथ उसे संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक असेसी को आयकर अधिनियम के अंतर्गत उसकी सकल कुल आय में से भुगतान एवं आय के संबंध में स्वीकृत की जाने वाली कटौतियों के बारे में हमने इस अध्याय में या इस टॉपिक में हमने जाना। तो सेक्शन 80 के अंतर्गत एक असेसी को कुछ कटौतियाँ भुगतान के संबंध में स्वीकृत की जाती है और कुछ कटौतियाँ आय के संबंध में स्वीकृत की जाती है। तो 80C से लेकर के 80U तक की जो कटौतियाँ हैं उसमें हम करदाता को जिस कटौती की वो पात्रता रखता है वो कटौती उसे स्वीकृत की जाती है। तो देखिए, अब हम करने जा रहे हैं, जब हम करदाता को सकल कुल आय में से कटौतियाँ स्वीकृत कर देंगे, कटौती प्रदान कर देंगे, तो उसकी सकल कुल आय में से धारा 80 की कटौतियों को कम करने के बाद जो आय हमारे पास आएगी वो कुल आय होगी और कुल आय पर कर की गणना की जाती है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब यहाँ जब एक व्यष्टि करदाता की कुल आय की गणना करते हैं तो हमें कुछ प्रावधानों का ध्यान रखना अनिवार्य है। जैसे एक हिंदू अविभाजित परिवार की सदस्यता की यदि कोई आय है, तो एक व्यक्ति को यदि HUF की आय में से परिवार की सदस्यता के नाते कोई आय मिलती है तो वो पूर्णतया करमुक्त होगी। उस आय पर ना तो आयकर लगेगा और ना ही वो करदाता की व्यक्तिगत कुल आय में जोड़ी जाएगी, चाहे परिवार ने उस आय पर कर चुकाया हो अथवा नहीं चुकाया हो। इसी तरीके से फर्म की सदस्यता से यदि करदाता को कोई राशि प्राप्त होती है तो वो साझेदार के लिए पूर्णतया करमुक्त होगी। परंतु यदि साझेदार फर्म में कोई ब्याज, वेतन आदि प्राप्त करता है तो इनको साझेदार की निजी आय मानते हुए इन पर कर लगाया जाएगा, लेकिन फर्म की सदस्यता से प्राप्त होने वाला लाभ साझेदार के लिए करमुक्त होगा। इसी तरीके से व्यक्तियों के समुदाय से यदि कोई आय व्यष्टि करदाता को प्राप्त होती है, उसके सदस्य होने के नाते यदि कोई आय प्राप्त होती है तो ऐसी आय पर कुछ प्रावधान लागू होते हैं। जैसे यदि समुदाय ने कर नहीं दिया है तो ही सदस्य कर देगा। समुदाय ने यदि कर दे दिया है तो सदस्य को औसत दर से छूट मिलेगी। समुदाय ने अधिकतम सीमांत कर दे दिया है तो ये सदस्य के लिए पूर्णतया करमुक्त होगा।
तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के अंतर्गत यदि सदस्य होने के नाते करदाता को, व्यष्टि करदाता को कोई आय प्राप्त होती है तो ये तीनों प्रावधान ध्यान में रखना अनिवार्य है। इसी तरीके से घरेलू कंपनी से लाभांश मिलते हैं यदि करदाता को, तो 10 लाख रुपए तक की राशि जो है वो पूर्णतया कर मुक्त होगी। इसी तरीके से यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटर अथवा विशिष्ट कंपनी से कोई आय प्राप्त हुई है तो कर निर्धारण वर्ष 2004-5 से वो पूर्णतया कर मुक्त है और करदाता की कुल आय में वो शामिल नहीं की जाती है। तो हमने ये देखा कि एक करदाता की कुल आय को ज्ञात करने के लिए उसकी सकल आय में से आयकर अधिनियम की धारा 80 के अंतर्गत कटौतियाँ स्वीकृत की जाती है। अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगी टैक्स रेट्स, रिबेट्स और रिलीफ के बारे में। धन्यवाद।